गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम चैप्टर 4 थर्मोडायनामिक्स के हम एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में अपना थ्योरेटिकल थोड़े प्रॉब्लम रहते, कुछ न्यूमेरिकल रहते हैं, और उसके बाद में हम न्यूमेरिकल है फोर्थ क्वेश्चन से थर्ड क्वेश्चन तक थोड़ा थ्योरेटिकल है, उसके बाद में न्यूमेरिकल है, तो वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो आज हम ये चीज़ कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज। ओके, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, फिर वन लाइन आंसर मतलब शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, वो देखेंगे। फिर थोड़े लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, वो देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो देखेंगे। फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है, अ गैस इज अ क्लोज कंटेनर इज हीटेड। ठीक है, एक गैस रखी हुई है क्लोज कंटेनर में, मतलब ये ऐसा एक कंटेनर है। ठीक है, क्लोज है मतलब यहाँ पर एक लीड रखी हुई है और यहाँ पर इसमें गैस है और उसको हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, जब भी हम ये सब रीड करते हैं तो हमारे सामने डायग्राम बन जाना चाहिए कि भाई किस टाइप का ये क्या चीज़ बोल रहा है। विथ 10 जूल ऑफ एनर्जी, मतलब यहाँ से हीट दे रहा है तो Q इज इक्वल टू 10 जूल दे रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, कॉजिंग द लीड ऑफ द कंटेनर राइज 2 मीटर। अब ये जो लीड है ना, ये हीट देने से ये 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर ऊपर उठ जाता है। कई बार हम देखते हैं ना, ऐसे ढक्कन उठता है ऊपर ऊपर, है ना, तो ये जो लीड है ना, ये 2 मीटर ऊपर उठ जाती है। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसका कितना, 2 मीटर। विथ 3 न्यूटन ऑफ फोर्स, और वहाँ जो लीड ऊपर उठ रहा है वो कितने फोर्स से उठ रहा है, F इज इक्वल टू 3 न्यूटन। ठीक है, इतना बोल रहा है। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी, व्हाट इज द टोटल चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज हुआ, मतलब क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आया। ठीक है, तो अपने पास Q है, D है, F है, वर्क चाहिए रहता है। वैसे हमको थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट इक्वेशन यदि हम देखें तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W ये होता है, या Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। Q दिया हुआ है, W नहीं है और डेल्टा U निकालना है, तो W हम F और D से निकाल सकते हैं। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स है 3, डिस्प्लेसमेंट है 2, तो वर्क हो गया 6 जूल। ठीक है, अब ये जो 6 जूल हो गया है, अब ये जो 6 जूल है, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 जूल। अब हमारे पास है डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। Q कितना दिया हुआ है 10 और W कितना आया 6, तो कितना बच गया 4, तो 4 जूल। तो देखो ऑप्शन में 4 जूल है क्या, कहीं ना कहीं ऑप्शन में 4 जूल होगा, तो 4 जूल इसका आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन है B, तो B ऑप्शन है, ये है 4 जूल, ये है 4 जूल, B ऑप्शन है। ठीक है, ये देखो B ऑप्शन है 4 जूल का। ओके, तो अब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये इस तरह से सॉल्व हुआ। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो उसमें आपके काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, वो ऑप्शन में हर एक ऑप्शन को अपने को रीड करना है और उससे समझना है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन कह रहा है कि आफ्टर फॉलिंग डाउन द हील अ बॉल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी इक्वल्स द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या हो रहा है कि जब
कोई बॉल है वो हील से नीचे गिर रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और साथ में रास्ते में उसको जो भी फ्रिक्शन मिलेगा तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है वो जो उसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी उसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो किस चीज़ का है, ये एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ये सही है। ठीक, थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। थर्ड का है, हाँ थर्ड क्या है कि एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन लार्ज वैन। ये देखो मैंने यहाँ डी लिख रखा है। ठीक है, डी का मीनिंग है कि ये डिलीट हो गया है। वैसे ही आपके ऑप्शन में आपके सिलेबस में ये वाला पोर्शन नहीं है क्योंकि कार्नोट इंजन का, ये हीट इंजन का एक टाइप है कार्नोट इंजन, तो ये आपको नहीं है। तो आपको स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपेयर करनी है तो उसके लिए तो ये खुला ऑप्शन है क्योंकि उसमें सारा सिलेबस आने वाला है। तो इसलिए हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव में है इसीलिए। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज़ लार्ज व्हेन, कब लार्ज होगा उसमें ऑप्शन वो ये कुछ TH माइनस TC इज़ लार्ज, TC माइनस TH इज़ लार्ज एंड TC इज़ ग्रेटर देन TH, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कार्नोट इंजन के लिए 1 माइनस TC अपॉन TH। तो TC क्या होता है, ये कूल लेवल पर टेम्परेचर है और ये हाई लेवल पर ये रिजर्वायर के एक्चुअली टेम्परेचर होते हैं, कूल रिजर्वायर के, और ये हायर या हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर होता है। तो ये होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH। तो इसको जब हम सॉल्व करते तो क्या आ जाता है, TH माइनस TC अपॉन TH। तो ईटा एफिशिएंसी कब ज़्यादा होगी, जब TH माइनस TC इज ग्रेटर देन, या ये लार्ज होगा। ठीक है, ये कब लार्ज होगा, जब ये ऊपर वाला न्यूमरेटर वाली चीज़ लार्ज होगी। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन में दिया ही हुआ है कि ये लार्ज होगी, है ना, और भी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या निकल रहा है, यही वाला ऑप्शन निकल रहा है सी, तो हम इसे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये वाला राइट है हमारे पास। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन, हाँ फोर्थ तो यही है ना, फोर्थ यही है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ ट्रांसफर ऑफ, तो ये अपने को ये भी नहीं है, ये भी डिलीटेड है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान ही तो रखना है। तो सेकेंड लॉ क्या बताता है, हीट का ट्रांसफ़र। ठीक है, तो उसमें 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें हीट भी है, तो हमें लिखना है हीट का ट्रांसफ़र बताता है थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ। ओके, अब फिफ्थ वाला क्या, ये भी डिलीटेड ही पोर्शन है, समझ लो, क्योंकि ड्यूरिंग रेफ्रिजरेटर बोल रहा है, मतलब ये भी हीट इंजन में ही आता है। ठीक है, तो ये भी डिलीटेड है, पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हॉट चैम्बर है, तो वो भी आप ध्यान रखो कि ड्यूरिंग रेफ्रिजरेटर साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द हॉट चैम्बर। ठीक है, तो इसको ऑप्शन डी सही है। तो 5 में से 3 तो डिलीटेड पोर्शन में से ही आपके ऑब्जेक्टिव है, तो 2 ही आपके यहाँ काम के। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें लिखा है आंसर इन ब्रीफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि अ गैस कंटेन इन अ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज क्विकली कंप्रेस्ड। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई भी गैस कंटेनर, गैस रखी हुई है कंटेनर में, जो कि कंटेनर कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का है और सराउंडेड बाय थिक लेयर,
ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। वो जैसे बॉटल होती है ना पानी की, जिसमें ठंडा ही रहता है गर्म ही रहता है वाली बॉटल, उस टाइप का कुछ सिलेंड्रिकल शेप है, अंदर इंसुलेटेड मटेरियल है, और वो यदि क्विकली कंप्रेस्ड हो रहा है, उसमें जो गैस है, हम वाटर रखते हैं लेकिन वो बात कर रहा है गैस की, तो गैस यदि क्विकली कंप्रेस्ड हो रही है, तो गैस कब कंप्रेस्ड होती है, कब कंप्रेस्ड होती है? तो इसका आंसर होगा देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या होगा? उसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। सीधा सा इंसुलेटिंग मटेरियल लिखा हुआ है कि वो सिलेंडर में चारों साइड क्या लगा हुआ है, इंसुलेटेड मटेरियल, तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते कि हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? जब हम कंप्रेस वर्ड लिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि गैस पर वर्क हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? दूसरा ऑप्शन, द वर्क इज डन ऑन द गैस। तो ऐसी यदि सिचुएशन है, तो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं उसके लिए? तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है क्योंकि इंसुलेटेड मटेरियल है, दूसरा कंप्रेस वाली बात बोल रहा है, इसका मतलब कि गैस काम नहीं कर रही है, गैस वर्क नहीं कर रही, या सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है या गैस पर वर्क हो रहा है, तो वर्क इज डन ऑन द गैस। ठीक है, ऐसी चीज़ें समझना है और ये लिखना है। होता इजी है बहुत, लेकिन बस थोड़ा समझना होता है। अब ये कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल, सेकेंड आंसर इन ब्रीफ में है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सम familiar process in which give an example of some familiar process in which no heat is added to or removed from a system। ऐसा हमको एग्जाम्पल देना है कि जिसमें हम हीट को ऐड भी नहीं कर रहे और ना उसमें से रिमूव कर रहे, बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज चेंजेस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? पानी गरम रख दो, मतलब पानी जो गरम है उसको सराउंडिंग में रख दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे अपने आप पानी ठंडा होगा, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हम ना उसको हीट दे रहे ना हम उसमें से निकाल रहे, लेकिन अपने आप पानी ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक ये क्या दिया है, देखो, हॉट वाटर इन अ कंटेनर, ठीक है, कूल्स आफ्टर सम टाइम, इट्स टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम एंड आफ्टर सम टाइम इट अटेन्स रूम टेम्परेचर। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? रूम टेम्परेचर पर आकर के वो रुक जाएगा। ठीक है, तो हॉट वाटर जो हम रखते हैं, ये एक इजी एग्जांपल है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या ये एग्जांपल ही देने बोला है, हमने ये एग्जांपल दे दिया है, लेकिन क्यों ऐसा होता है? हियर वी डू नॉट प्रोवाइड हीट टू द वाटर, वाटर को हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे और ना उसमें से रिमूव कर रहे। ठीक है, और रिमूव हॉट हीट फ्रॉम वाटर, ना हम उसमें से रिमूव करें। द वाटर कूल्स, है ना, ऑन एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग। वाटर खुद ही हीट एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग से और कूल हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था जिसमें कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। अब थर्ड क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शॉर्ट आंसर में ही है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सम फैमिलियर प्रोसेस इन विच हीट इज एडेड टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। फिर हमें ये बताना है कि बिना उसके टेम्परेचर, मतलब हम
कोई ऐसी मेथड बताओ या कुछ ऐसी प्रोसेस बताओ जिसमें कि हीट ऐड करने से ऑब्जेक्ट बिना टेम्परेचर चेंज किए, क्या बोल रहा है, इन विच हीट इज एडेड टू एन ऑब्जेक्ट, हीट ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट को हम हीट दे रहे लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस कब पिघलेगी, जब उसको हीट मिलेगी, जिससे हम फ्रीज़र से आइस क्यूब निकाल के बाहर रखें तो बाहर का टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है, तो वो धीरे धीरे आइस पिघलेगी। लेकिन आइस का जो माइनस पर टेम्परेचर होता है, जब तक पूरी नहीं पिघल जाएगी तब तक के उसका टेम्परेचर तो सेम ही बना रहेगा, है ना। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है और उसको हम हीट दे रहे हैं, सराउंडिंग की हीट दे रहे हैं और देने के बावजूद उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। वैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर 100 डिग्री पर हम बोलते हैं वाटर बॉईल होता है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्टिंग में 100 डिग्री सेल्सियस जाते तक उसको हीट देंगे। जब हम हीट को वाटर को 100 डिग्री पर ही बॉईल कर रहे हैं और उसको हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर बदलेगा क्या, नहीं, वो तो अभी भी उबल ही रहा है ना, वाटर अभी भी बॉईल ही हो रहा है। इसका मतलब जब भी बॉईल ही हो रहा है वाटर, चाहे वो आधे घंटे तक बॉईल होते रहे तो भी उसका टेम्परेचर जो है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम हीट देते हैं तो भी उनका वही टेम्परेचर बना रहता है। ऐसे दो एग्जाम्पल है, मेल्टिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये है व्हाट सेट्स द लिमिट ऑन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ये भी डिलीटेड है, ठीक है। वैसे आप यदि ये नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन इसमें मैंने आंसर तो लिख दिया है, तो देख लेते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं है इसमें कि हीट इंजन की क्या लिमिट्स होती है, एफिशिएंसी की क्या लिमिट होगी। तो द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर सेट्स द लिमिट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन, ठीक है। तो क्या होगा, व्हाट सेट्स बोला है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर सेट्स, मतलब हमको कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। हीट इंजन की एफिशिएंसी को की लिमिट अच्छी हो या एफिशिएंसी से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम ना या उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो, उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्या सेट करना होता है, हमको कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर सेट करना होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या बोल रहा है एफिशिएंसी का, 1 - TC/TH। अब इस फॉर्मूले से क्या हो रहा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब TC शुड बी एज लो एज पॉसिबल, जब TC कम से कम होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो मिनिमम आएगा। मिनिमम आएगा तो 1 में से जितना मिनिमम माइनस होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। तो 1 में से ये मिनिमम TC/TH मिनिमम आने के लिए TC का मिनिमम होना ज़रूरी है। तो इसीलिए TC कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो हम क्या सेट करेंगे, क्योंकि TH को हाई का जो है, हाई रिजर्वायर का, वो तो हमारे ऊपर नहीं है, टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो सब रहता है। तो जो TC है, जो कोल्ड रखना है, वो तो हम सेट कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हमको TC सेट करना पड़ेगा। तो TC कम से कम रहेगा तो TC/TH ये जो है ये रेशियो कम से कम रहेगा। तो 1 में से जितना कम माइनस करेंगे उतना ईटा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब ये हम आगे चलते हैं। 5th वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय शुड अ कार्नोट साइकिल, ये भी आपके लिए डिलीटेड है, कार्नोट साइकिल आ गया है। तो 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबेटिक प्रोसेस, ये बोल रहा है कि कार्नोट साइकिल में 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस क्यों होनी चाहिए। With 2 isothermal and 2 adiabatic process, all reversible
The efficiency of the Carnot engine depends only on the temperature of the hot and cold reservoir. ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है और जिसके कारण जो एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करती, कार्नोट इंजन की हॉट और कोल्ड रिजर्वायर पर डिपेंड करती है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह से 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसको इतना ही समझो, ये वैसे भी आपसे आपके सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बाई चांस भूल चूक से कभी आ जाए तो, या कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो ठीक है, पता रहना चाहिए। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसको कि थोड़ा सा हम डिटेल में देना पड़ेगा आंसर, और इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ मिक्सचर of hydrogen and oxygen is enclosed in a rigid insulating cylinder। देखो, एक ऐसा सिलेंडर है, जैसे हमने अभी तक के बताया था, यहाँ पे हम पिस्टन रखते हैं, यहाँ पिस्टन बताया है क्या, it is ignited by a spark, the temperature and the pressure both increase। नहीं, ये पिस्टन विस्टन की ज़रूरत नहीं है। चलो, ये एक ऐसा ये सिलेंडर है, यहाँ पर ये वाटर मतलब हाइड्रोजन और किसके हैं, ऑक्सीजन के ऐसे मॉलिक्यूल्स है पूरे। ठीक है, इसमें तो ये क्या क्या है, ये एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर क्या बोल रहा है, इट इज़ इग्नाइटेड बाय अ स्पार्क। ठीक है, वो इग्नाइट होते हैं एक स्पार्क से। द टेम्परेचर एंड द प्रेशर बोथ इंक्रीज कंसिडरेबली। तो इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। और क्या बोल रहा है ये, एज्यूम दैट द एनर्जी सप्लाइड बाय द स्पार्क इज़ नेग्लिजिबल। जो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, उससे जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, मतलब हम उसको इग्नोर ही कर रहे हैं कि स्पार्क से एनर्जी मिल रही है। बस क्या हमको कंसीडर करना है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। वॉट कंक्लूजन में बी ड्रॉन बाय एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि हम इससे जो भी हमारे पास ये चीज़ आ रही है उससे हम क्या कंक्लूज़न निकाल रहे हैं कि यहाँ पर एक सिलेंडर है, सिलेंडर में यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फिल किया हुआ है, यहाँ पर पूरा ऐसे ऐसे, ठीक है, ये फिल किया हुआ है। तो और यहाँ पर एक स्पार्क को से इग्नाइट किया जाता है। ठीक है, तो इस मेथड में पूरे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये हमें पता है। लेकिन हमें क्या कंसीडर करना है कि जो हम स्पार्क से इग्नाइट कर रहे हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी हम नहीं दे रहे, तो वो जो इग्नाइट कर रहे हैं उसकी एनर्जी को हमको इग्नोर करना है, नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, फिर हमें इसका कंक्लूज़न निकालना है। ये पूरे सिस्टम का क्या कंक्लूज़न निकालूंगी, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ। मतलब हमको ये बताना है कि इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। फिर हीट एनर्जी बढ़ रही है, नहीं बढ़, क्यों। और दूसरा, वर्क डन हो रहा है, नहीं हो रहा है, या कौन वर्क कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। ठीक है, सबसे पहले तो ये बोला प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर कब इंक्रीज होता है, प्रेशर कब इंक्रीज होता है, देखो प्रेशर कब इंक्रीज होता है। सब एक कंडीशन ये होती कि वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, अब यहाँ प्रेशर इंक्रीज बोल रहा है और जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम जब इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम वर्क कर रहा है, तभी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पिस्टन दूर जा रहा है। अब यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब पिस्टन पास आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सिस्टम पर वर्क हो रहा है। सबसे पहले एक तो हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि सिस्टम पर वर्क होगा।
दूसरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी में भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो यहाँ इंटरनल एनर्जी लेंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो दोनों की एनर्जी होगी दोनों मॉलिक्यूल्स की, कैसे, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोला, जबकि गैस तो पूरे समय रैंडम मोशन में रहती है, लेकिन फिर भी यदि कोई मॉलिक्यूल मोशन में नहीं है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो उसकी एक्चुअली सिस्टम की टोटल एनर्जी हम हमेशा कैसी कंसीडर करेंगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वो जो एनर्जी होंगी वो ही क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की। फिर इन द गिवन एग्जांपल कन्वर्जन पोटेंशियल इनटू काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिडरेबल राइज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द मिक्सचर, ठीक है। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो है गिवन एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, जो सारी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह हम क्या बोल सकते हैं कि जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये जो पूरा कंक्लूजन है उसमें क्या बोल रहा है कि हम जो पोटेंशियल एनर्जी थी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो ही उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी, या हम क्या कहेंगे, जो मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो ही उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, तो हम बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर अगला क्या, एक और उसका पॉइंट ये है कि रजिस्टर नहीं, पॉइंट नहीं है ये, यहाँ पर ही आंसर कंप्लीट हो रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रजिस्टर held in running water carries electric current, treat the register as system। अब एक रजिस्टर लिया है, ऐसा वाटर रनिंग है, ठीक है, उसमें एक रजिस्टर लिया और उसको डाल दिया और रजिस्टर में करंट फ्लो हो रही है और हमको रजिस्टर को सिस्टम कंसीडर करना और जो वाटर है उसको एनवायरनमेंट कंसीडर करना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3-4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि डज हीट फ्लो इनटू द रजिस्टर, वो तो बोल ही रहा है कि रजिस्टर में से करंट फ्लो हो रही है। अच्छा, करंट फ्लो हो रही है तो हीट भी फ्लो होगी क्या, क्यों, मतलब हीट जनरेट होगी या फ्लो होगी, जो भी। तो रजिस्टर क्या काम करता है, करंट का पोस्ट करता है, ठीक है। फिर हीट इज जनरेटेड इनटू द रजिस्टर ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो हो रही है मतलब एनर्जी जा रही है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होंगी। अब इन द यूजुअल नोटेशन हीट जनरेटेड, और वो जो हीट जनरेट होती है रजिस्टर में वो कितनी होती है, इतनी होती है जितनी करंट फ्लो होती है, I2 R उसका क्या होता है रेजिस्टेंस, और T जितने टाइम के लिए करंट फ्लो होती है वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I2 RT, इतना हीट जनरेट होती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इज देयर अ फ्लो ऑफ हीट इनटू द वाटर, वाटर में हीट फ्लो होगी। अरे जब वो रजिस्टर वाटर में है तो वाटर में ट्रांसफर होगी ना रजिस्टर से हीट, इसलिए यस वाटर रिसीव हीट फ्रॉम द रजिस्टर, तो वाटर भी रजिस्टर से हीट मतलब रिसीव करेगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन इसी में है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इज एनी वर्क डन, वर्क डन होगा, कैसे नहीं होगा, वर्क डन भी होगा क्योंकि क्या हो रहा है हीट जनरेट हो रही है। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ओमेगा W, तो W क्या है, वर्क डन है यहाँ, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस डेल्टा U, और
Q हम कितनी जनरेट हो रही है, आई स्क्वायर आर टी, और डेल्टा U ये होता है एम सी, मतलब स्पेसिफिक हीट, और टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो, और ये मास मॉलिक्यूल ऑफ जो भी आएगा रजिस्टर का जो मास आएगा वो सब, तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी माइनस एम, तो ये इतना वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन इतना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से फोर्थ क्वेश्चन भी लगभग कुछ ऐसा ही है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी में, डी, एज्यूमिंग द स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस टू रिमेन अनचेंज्ड, मतलब रजिस्टर की स्टेट वो ही है, तो अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू दिस प्रोसेस, तो वही आंसर आएगा जो अभी ऊपर लिखा था हमने, Q इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W आ जाएगा, तो Q की वैल्यू आई स्क्वायर आर टी हो गई, ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी यहाँ टाइम रहता है, और टेम्परेचर ये कैपिटल टी है। ठीक है, तो इज इक्वल टू डेल्टा U एम सी डेल्टा टी, ये m चलेगा, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेगा तो ये चलेगा, स्मॉल m लिखना है पर स्मॉल m एक्चुअली यहाँ पे, और वर्क डन क्या होता है, पी डेल्टा वी, है ना। तो इस तरह से हम इस पर ये फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ लिख देना है आई क्या है, आर क्या है, टी, ये तो देखो ये सब लिखा है यहाँ पर, देखो यहाँ दिख रहा है, सब लिखा है, देखो मास ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, टी क्या आ जाएगा, राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इस तरह से वो ही आंसर हो जाएगा, मतलब जो सी और डी का लगभग सेम ही आंसर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल and oxygen is burned in a constant volume। अब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको यहाँ पर क्या बोला है, वॉल्यूम कांस्टेंट बोला है, तो ये कौन सी प्रोसेस होती है ये ध्यान रखना है। दूसरा, चैम्बर सराउंडेड बाय वाटर, और उसके आसपास जो अब एनवायरनमेंट लेंगे वो क्या होगा, वाटर। ठीक है, फिर इट वॉज नोटिस दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज। अब किसका, एनवायरनमेंट, हम वाटर को कंसीडर करें तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ट्रीटिंग द मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन एज द सिस्टम में जो हम क्या लेके चल रहे हैं, पहले जो सिलेंडर लेके चल रहे हैं ना, उसमें क्या चीज़ है बोल रहा है, कुछ फ्यूल है, फ्यूल का मिक्सचर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, वो है सिस्टम के अंदर, और बाहर वाटर है, और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इतनी चीज़ें हैं, और सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट, ये सब है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, हैज़ हीट बीन ट्रांसफर्ड, क्या हीट ट्रांसफ़र होगी, यस हीट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, क्यों, क्योंकि बता रहे हैं ना वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम से हीट बाहर जा रही है ना, इसलिए क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम चैम्बर टू वाटर। हैज़ वर्क बीन डन, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नो वर्क इज डन बाय सिस्टम बिकॉज द मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड O2 एज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, इसका मतलब सिस्टम कोई वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज साइन ऑफ डेल्टा यू। अब डेल्टा यू में मतलब इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी मतलब वो जो फ्यूल है उसको ऑक्सीजन दे रहा है, उसका हीट बढ़ रही है, उसको हीट दे रहा है और वो वर्क नहीं कर रहा है, मतलब ये जो सारी हीट है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगी, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इसलिए इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी सिस्टम की, तो इंटरनल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो आप ये यहाँ से भी निकाल सकते हो कि हमारे पास क्या आता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W।
ठीक है। यहाँ वर्क नहीं हो रहा है तो वर्क इज इक्वल टू 0 है, तो ये पूरी जो हीट है वो काय में कन्वर्ट हो रही है, इंटरनल एनर्जी में, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन कुछ कंक्लूजन पढ़ के भी हम निकाल सकते। अब इसी का फोर्थ वाला क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव का ही, पीवी डायग्राम एक्सप्लेन करना है बना करके, जिसमें कि वर्क पॉजिटिव भी बता रहा है और नेगेटिव। वर्क कैसा है, पॉजिटिव वर्क के लिए भी हमको सिलेंड्रिकल वो सब बना करके एक्सप्लेन करना है, उसका पीवी डायग्राम भी बना करके समझाना। तो ये चीज़ें हम थ्योरी में समझ चुके, ठीक है। जब हमने पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क ये सब समझा था तो ये मैं समझा चुकी हूँ, पर चलो नोट्स में मैंने बना दिया है। एक बार मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ, देख लो यहाँ पर, जिसमें यदि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उस पर सिस्टम वर्क नहीं करेगा, तो कौन वर्क करेगा, एनवायरनमेंट उस पर वर्क करेगा। इसका मतलब सिस्टम वर्क यदि कर रहा है, यदि पिस्टन को ये बाहर भेज रहा है, इसका मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, गैस वर्क कर रहा है, तो पॉजिटिव वर्क होगा। और जब सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, पिस्टन अंदर जा रहा है, तब सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। ये आप पढ़ लेना और लिख लेना, ठीक है। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, क्या है, अ सोलर कुकर एंड अ प्रेशर कुकर बोथ आर यूज्ड टू कुक फूड। अच्छा, प्रेशर कुकर और सोलर कुकर दोनों ही खाना बनाने के काम आते हैं, ठीक है। ट्रीटिंग दैम एज थर्मोडायनामिक सिस्टम, हम उसको थर्मोडायनामिक सिस्टम के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में हीट दी जा रही है, ठीक है, और टेम्परेचर भी उसका चेंज हो रहा है, तो हम इसको थर्मोडायनामिक प्रोसेस में ले सकते हैं। तो क्या डिस्कस करना है, डिस्कस द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, दोनों में सिमिलरिटी बतानी है और डिफरेंस बताना है कि सोलर कुकर और प्रेशर कुकर में अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स क्या सिमिलरिटी है। तो पहले सिमिलरिटी देखते हैं कि हीट इज एडेड टू द सिस्टम, दोनों ही सिस्टम को हम हीट देते हैं, ठीक है। सोलर कुकर में भी हीट देते हैं, मोड ऑफ हीट अलग अलग हो सकता है पर दोनों को हीट देते हैं, ठीक है। फिर दोनों में की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, दोनों सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी और सिस्टम वर्क भी करेगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। जब उसको हीट देंगे, सिस्टम को हम हीट देते हैं और उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, तो वो वर्क भी कर रहा है, ठीक है, सिस्टम वर्क भी कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हम थर्मोडायनामिक्स से देखें तो हम हीट दे रहे हैं, दोनों कुकर को सेम हीट दे रहे हैं, फिर वहाँ पर दोनों में टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी हम बता सकते हैं, इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ये भी हम लिख सकते हैं। फिर सिस्टम के द्वारा वर्क भी हो रहा है, हम ये भी लिख सकते हैं। हम कैसे समझेंगे वर्क हो रहा है, कोई ढक्कन ढको उस पर तो वो थोड़ा सा या तो ऊपर आएगा या कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगा, ऐसा हमें समझ में आएगा कि ज़्यादा बन गया है या उबल रहा है खाना, है ना, तो वो उसका मतलब क्या हुआ कि वर्क हो रहा है, मतलब सिस्टम वर्क भी करता है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों में ये सेम सिमिलरिटी है। अब डिफरेंसेस क्या है, तो हम सबसे मेन डिफरेंस है, सोलर कुकर में रेडिएशन आता है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र ये चेंज है, ये वो रेडिएशन से पक रहा है, सोलर कुकर में रेडिएशन आ रही है और प्रेशर कुकर में हम हीट दे रहे हैं, एलपीजी से हम हीट देते हैं, जनरली एलपीजी से, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं सोलर कुकर में ऊपर से रेडिएशन आ रही है तो ऊपर साइड से खाना पकता है,
और इसमें हम नीचे से हीट दे रहे हैं बर्तन में, तो ये भी एक वो हो सकता है डिफरेंस। फिर रिजल्ट इट टेक्स वेरी लॉन्ग फॉर कुकिंग, और सोलर कुकर में बहुत टाइम लगाता है, जबकि प्रेशर कुकर जो होता है, जो कि हम एलपीजी सिलेंडर के ऊपर हम चूल्हे पर बनाते हैं, तो वो जल्दी फास्ट होता है काम, तो उसमें टाइम कम लगता है। ठीक है ना। तो इस तरह से सिमिलरिटी और भी कुछ आपको यदि ऐसा लग रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिकल। ये इतने क्वेश्चन तो थे आपके, ये थे थ्योरेटिकल। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स।